आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज बुलेटिन में आइए नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना ने वाजे किया है कि हुकूमत जिसे पार्लियामेंट में भारी अक्सरियत हासिल है वो भी एकतरफा तौर पर अपने फैसलों का दिफा नहीं कर सकती। हुकूमत और पार्लियामेंट के हर कदम को दस्तूरी अमल से गुजरना चाहिए। अदलिया अपने अदालती अख्तियारात के जरिए हुकूमत के इक़दाम का जायजा लेने की पाबंद है। अगर अदलिया अदालती जायजा का हक नहीं रखती तो मुल्क में जमहूरियत की कारकर्दगी नाकाबिले तस्वुर हो जाएगी। उन्होंने हुकूमत की जानिब से अदालती अहकाम का एहतराम न करने पर भी नाराजगी का इजहार किया और कहा कि इससे इंसाफ रसाई का अमल मुतासिर हो रहा है। आमिला की जानिब से अदालत के अहकाम के अदम एहतराम का रुझान बढ़ता जा रहा है। उन्होंने आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में हिंदुस्तानी अदलिया मुस्तकबिल में चैलेंजेस के मौजू पर श्री लावा वेंकटेश्वरलू एंडोमेंट लेक्चर देते हुए इस बात की तरफ निशानदही की कि अदालतों की तरफ से दस्तूर के मुताबिक जायजा लेने के अमल पर बाज अफराद का मानना है कि अदलिया इस पर अपने हुदूद को फलांग रही है। इस तरह के ख्यालात गुमराह कुन है। दस्तूर ने 3 मसावी शाखें अदलिया, आमिला और मुखन्ना बनाई है। इस पस मंजर में दीगर 2 शाखों की जानिब से उठाए जाने वाले इक़दाम की कानूनी हैसियत का जायजा लेने का रोल अदलिया को दिया गया है। अदालत के जायजा के अमल को महदूद नहीं किया जा सकता। अदालतों की जानिब से जायजा यानी रिव्यू का जो अमल है वो हुकूमत के इक़दाम का तहफ़्फ़ुज़ करता है। इसके ज़रिए दस्तूर के तहत अदलिया और आमिला के शोबों को अपने हुदूद को तस्लीम करने की ज़रूरत है ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि जमहूरियत आसान अंदाज में काम कर सके। After 75 years of functioning as a democracy and 72 years of abiding by the Constitution, India still is one of the youngest, yet one of the most steadfast democratic republics. Distancing modern independent India from its colonial past was not an easy feat. Post-independence, one of the biggest challenges was modernization and shifting gears from primarily an agriculture economy to an industrial one. The 1960s and 70s may be remembered as the most challenging period in modern Indian history. 2 wars, a liberation movement, armed rebellion by certain sections of students and youth, nationalization of banks and general insurance companies, devaluation of the rupee and declaration of emergency, etc. marked the turbulence. After 75 years of वज़ीर फाइनेंस हरीश राव ने मरकजी वज़ीर नरेंद्र सिंह तोमर की जानिब से मनसूख करदा 3 ज़राई क़वानीन को दोबारा मुतारिफ करने के ऐलान की शदीद मज़म्मत की। उन्होंने मरकजी हुकूमत से सवाल किया कि आया वो 5 रियासतों के आने वाले असम्बली इंतखाबात को जहन में रखते हुए ज़राई क़वानीन को मनसूख किया था और इंतखाबात के बाद आया दोबारा उन ज़राई क़वानीन को मंजूर करने के इक़दाम किए जाएंगे। हरीश राव ने कहा कि एक तरफ वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी मुल्क के किसानों से बार बार कह रहे हैं कि उन्होंने 3 ज़राई क़वानीन को मनसूख कर दिया, तो दूसरी तरफ मरकजी वज़ीर नरेंद्र सिंह तोमर दोबारा उन क़वानीन को मुतारिफ करने की बात कर रहे हैं। ऐसे में किसकी बात पर यकीन किया जाए। उन्होंने कहा कि मरकज़ के 3 ज़राई क़वानीन के खिलाफ दिल्ली की सरहद पर लाखों किसानों ने 14 माह तक मुसलसिल अपना एहतजाज जारी रखा था। इस दौरान 700 से ज़्यादा किसानों की जान भी चली गई। किसानों की जद्दोजहद के नतीजे में मरकजी हुकूमत को मजबूरन ज़राई क़वानीन को मनसूख करना पड़ा और अब उन क़वानीन को दोबारा नाफिज करने के ऐलान से किसानों में तशवीश पाई जाती है। इस सिलसिले में वज़ीर आज़म को फौरी वजाहत करने की ज़रूरत है। हरीश राव ने कहा कि 50 TMC पानी का ज़ख़ीरा करने मौलाना सागर प्रोजेक्ट की तामीर अमल में लाई गई है। अब तक इस प्रोजेक्ट में 10 TMC पानी मुंतकिल किया गया। मज़ीद पानी को बहुत जल्द इस प्रोजेक्ट में मुंतकिल किया जाएगा। हरीश राव के इस बयान के पस मंज़र में देखा जा सकता है कि लगातार TRS हुकूमत बीजेपी पर तनकीदें कर रही है और इस बार ज़राई क़वानीन के बहाने से हरीश राव ने बीजेपी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। वज़ीर एक्साइज श्रीनिवास गौड़ ने मरकजी हुकूमत पर तेलंगाना के साथ सियासी मुखासमत निकालने का इल्ज़ाम आयद किया। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव की क़यादत में तेलंगाना रियासत हर शुबे में तरक्की कर रही है। तेलंगाना की तरक्की को बर्दाश्त न करते हुए बीजेपी कायदीन
टीआरएस हुकूमत के खिलाफ जहर उगल रहे हैं और मरकजी हुकूमत को गलत बावर करवाते हुए सियासी मुखासिमत निकालने की कोशिश की जा रही है। लेकिन टीआरएस हुकूमत बीजेपी या मरकज की नरेंद्र मोदी हुकूमत से डरने वाली नहीं है। उन्होंने कहा कि चंद्रशेखर राव हुकूमत सुनहरे तेलंगाना के क़याम की कोशिश कर रही है। ऐसे में बीजेपी तलबा और नौजवानों को गुमराह करते हुए टीआरएस हुकूमत के खिलाफ उन्हें भड़काने की कोशिश कर रही है। श्रीनिवास गौड़ ने कहा कि बीजेपी के रियासती सदर बंडी संजय की जानिब से शुरू की जाने वाली भूख हड़ताल भी फर्जी भूख हड़ताल है, सियासी मफाद हासिल करने के लिए कोशिश की जा रही है। वज़ीर मौसूफ ने बंडी संजय से सवाल किया कि वो अपनी भूख हड़ताल शुरू करने से कबल रियासत के अवाम को इस बात से वाकिफ करवाएं कि नरेंद्र मोदी हुकूमत ने गुज़िश्ता 7 साल के दौरान कितने लाख अफराद को सरकारी मुलाजिमतें दी और कितने करोड़ नौजवानों को रोजगार से मरबूत किया, क्योंकि मोदी इख्तिदार में आने के बाद मरकजी ज़ेर इंतज़ाम महकमों और इदारों में एक भी नई जायदाद पर तखर्रुरात नहीं हुए। वज़ीर सिविल सप्लाईज गंगुला कमलाकर ने मरकजी हुकूमत को इंतबाह देते हुए कहा कि अगर मरकजी हुकूमत तेलंगाना के किसानों से धान की खरीदारी नहीं करेगी तो ये दिल्ली में दीक्षा करेंगे, यानी धरना देंगे। उन्होंने मरकजी वजीर पीयूष गोयल पर तनकीद करते हुए इल्जाम आयद किया कि ये रियासती वज़रा को दोबारा मुलाकात का वक्त ना देते हुए रियासत के 70 लाख किसानों के दिल को ठेस पहुंचाई है। कमलाकर ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से मुतालिबा किया कि वो फौरी तौर पर तेलंगाना के किसानों से धान की खरीदी को मुमकिन बनाने की इक़दाम करें। 64 జీవో నెంబర్ 90 కోట్లకు శాంక్షన్ చేయడం జరిగింది। ఈ రెండు రోడ్లు ఈ రేపు టెండర్ ఇచ్చిన తర్వాత ఇమిడియట్ గా ఆ పాత బ్రిడ్జ్ కంప్లీట్ అయిపోతుంది। ఆ రోడ్ కూడా మాక్సిమం ఒక 6-7 నెలల లోపల ఆ రోడ్ కంప్లీట్ చేసుకుంటాం। ఈ రెండు కూడా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు ఈ రెండు జీవోలు ఒకటే రోజు ఇచ్చిన 21 తారీఖున చేయడం జరిగింది। అంటే మీరు ఒక్కసారి ఆలోచించుకోండి, మా ఎలక్షన్ కాగానే మేము ఇమిడియట్ గా డెవలప్మెంట్ ప్లాన్ స్టార్ట్ చేసినాం। సో ఈ రెండు రోడ్లు చాలా ప్రధానమైన జీవోలు, ఇమ్మీడియట్ గా ఈ కరీంనగర్ యొక్క ముఖ చిత్రాన్ని మార్చే జీవోలు రెండు కూడా బ్యూటిఫుల్ రోడ్స్, ఇది గతంలో ఎప్పుడు లేని విధంగా జరుగుతుంది। నెంబర్ 3, మొన్న ఒక రివ్యూ మీటింగ్ చేసిన జరిగింది, మొన్న రివ్యూ మీటింగ్ జరిగింది। ఈ కరీంనగర్ జిల్లాలకే కాదు తెలంగాణకే ఒక ప్రతిష్టాత్మకంగా తీసుకున్న మానేర్ రివర్ ఫండ్, ఈ మానేర్ రివర్ ఫండ్ బహుశా ఇండియాలో సబర్మతి రివరు దగ్గర ఉన్న ఫ్రంట్ తర్వాత మళ్ళా ఇప్పుడు తెలంగాణలో కరీంనగర్లో చాలా బ్యూటిఫుల్ వస్తుంది। దానికి డిజైన్స్ డిపిఆర్ కూడా నేను దగ్గర తయారు చేసుకున్నాం, బ్యూటిఫుల్గా డిజైన్ చాలా బాగా వచ్చింది। ఇది ఈ వీక్లో టెండర్ పిలుస్తున్నాం, ఈ వీక్లో డిపిఆర్ కంప్లీట్ అయిపోయింది। ఈ సమావేశం తర్వాత మళ్ళీ ఒక రివ్యూ మీటింగ్ ఉంది, చాలా బ్యూటిఫుల్గా డిజైన్ వచ్చింది, కొన్ని మార్పులు చేర్పులు చేసినాం। ఈ 1 వీక్లో ఈ 3 నెలల లోపల దాన్ని టెండర్ పిలుస్తున్నాం, 14 డేస్ టెండర్ పిలుస్తాం। మ్యాక్సిమం జనవరి సంక్రాంతి వరకు టెండర్ కంప్లీట్ అయిపోతుంది। జనవరి మాసంలో పనులు మొదలుపెట్టే ప్రయత్నం చేస్తున్నాం। దీనికి మొన్న ఉన్న డిజైన్ ఎందుకు చేసినామంటే మొన్న వరదలకు చాలా పెద్ద ఎత్తున వరదలు రావడం జరిగింది। డ్యామ్ గేట్లు ఓపెన్ చేయడంతో పాటు పక్కన నీళ్ళు రావడం వల్ల అనుకున్నానికి ఎక్కువ ఫ్లో వచ్చింది। అప్పుడు చెక్ డ్యామ్లు తట్టుకోలేకపోయింది, చెక్ డ్యామ్లు కేవలం 1 లాక్ క్యూసెక్స్ కోసమే డిజైన్ చేసారు, కానీ ఒకటేసారి 2,50,000 క్యూసెక్స్ రాగానే చెక్ డ్యామ్లు కానీ తెలంగాణ మొత్తంగా పడిపోయినాయి। అందుకే మనం డిజైన్ చేంజ్ చేసినాం, అక్కడ బ్యారేజ్ కడుతున్నాం, బ్యారేజ్ అంటే ఇక పెద్ద। तेलंगाना पीसीसी के सदर व रुकने पार्लियामेंट मल्लिकार्जुन रेवंत रेड्डी ने रियासत के किसानों को धान ही की काश्त करने का मशवरा दिया। उन्होंने हुकूमत बिलखुसूस चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव की जानिब से किसानों को धान के बजाय मुतबादिल काश्त करने की हिदायत को मज़हब का खैस करार दिया। अपनी क़यामगाह पर प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए रेवंत रेड्डी ने कहा कि एक तरफ चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव किसानों को धान की काश्त ना करने का मशवरा दे रहे हैं, क्योंकि आइंदा यासंगी सीजन से धान की खरीदारी के लिए मराकज़ कायम नहीं किए जाएंगे, तो दूसरी तरफ चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव खुद अपने फार्म हाउस वाक़े एर्रावली में 150 एकड़ पर धान की काश्त कर रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान रेवंत रेड्डी ने चीफ मिनिस्टर के फार्म हाउस की उन तस्वीर और वीडियोस को सहाफ़ियों को दिखाया जिसमें धान की काश्त हो रही है। उन्होंने चीफ मिनिस्टर के साथ वज़ीर ज़राअत, वज़ीर सिविल सप्लाई से सवाल किया कि केसीआर के फार्म हाउस में पैदा होने वाली धान की कौन खरीदारी करेगा और किस कीमत पर। रेवंत रेड्डी ने कहा कि धान की खरीदी से रियासती हुकूमत इनकार नहीं कर सकती। मुल्क में 50 अजनास की काश्त की जाती है, जिनमें 23 अजनास बशमूल धान की अकल तरीन कीमत यानी MSP का तयन करने के लिए कानून साजी की गई थी, जिसके तहत किसानों को उनकी अजनास की खरीदी की मुकम्मल जमानत दी गई है। अगर कोई रियासती हुकूमत किसानों की पैदा की जाने वाली अजनास की खरीदी से इनकार करती है तो उनके खिलाफ कार्रवाई भी मुमकिन है।
इस कानून की बुनियाद पर तेलंगाना हुकूमत किसी भी सूरत में धान की खरीदारी से इनकार नहीं कर सकती। अगर मरकजी हुकूमत खरीदने से इनकार भी करती है तो रियासती हुकूमत को किसानों से धान की खरीदारी करनी होगी। భద్రతలు కానీ రాష్ట్ర ప్రభుత్వ పరిధిలో ఉంటే టెలికాం కానీ రైల్వేస్ కానీ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ కానీ ఇలాంటి చట్టాలు పూర్తిగా కేంద్ర ప్రభుత్వం పరిధిలోనే ఉంటాయి। దాంట్లో అమలు చేసే ప్రతి విధానం తీసుకొచ్చే చట్టాన్ని ప్రజల చేత అమలు చేయించే బాధ్యత కేంద్ర ప్రభుత్వం ఉంటుంది। వ్యవసాయం ఇతర అంశాలు ఉమ్మడి జాబితాలో ఉన్నాయి। ఈ వ్యవసాయం అనే చట్టం కూడా ఉమ్మడి జాబితాలో ఉంది। కేంద్ర ప్రభుత్వం కొన్ని బాధ్యతలను నిర్వహిస్తే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఇంకొన్ని బాధ్యతలను నిర్వహించాలా। దీని ప్రకారం 23 పంటలను ఏవైతే కనీస మద్దతు ధర కేంద్రం ప్రకటించిందో రైతులు ఎంత పండించినా కొని తీరవలసిందే। ఒక్క గింజ కొనకపోయినా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నేరం అవుతుంది, చట్ట ఉల్లంఘన అవుతుంది। ఇక్కడున్న మీడియా మిత్రులు కూడా కేంద్రం కొననన్నది కాబట్టి రాష్ట్రం కొననన్నది మాకు సంబంధం లేదు అంటున్నారు। వీళ్ళ ప్రాసిక్యూట్ చేయొచ్చు, వీళ్ళని తీసుకెళ్లి బేడీలు వేసి డైరెక్ట్గా జైల్లో పెట్టొచ్చు। పార్లమెంటు ద్వారా చేసిన శాసనాన్ని అమలు చేయకపోతే కనీస మద్దతు ధర అనే విధానమే బజార్లో వ్యాపారస్తులు మార్కెట్లో ఉన్న కొనుగోలుదారులు కేంద్ర ప్రభుత్వం నిర్ణయించిన ధరకు కొనకపోతే ఆ ధర ఇచ్చి కొనాల్సిన బాధ్యత రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి। దీంట్లో తప్పించుకోవడానికి లేదు, దీంట్లో వెసులుబాటు లేదు, ఇది చట్టం। కనీస మద్దతు ధర అనేది నిర్ణయించినప్పుడు ఉదాహరణ వరికి 1960 రూపాయలు కనీస మద్దతు ధర కేంద్ర ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది। ఇవాళ మార్కెట్లోకి వెళ్ళినప్పుడు వ్యాపారస్తులు దాన్ని 1400కు 1500కు కొంటామంటే తక్షణమే ప్రభుత్వం అధికారులు ప్రభుత్వ శాఖలు రంగంలోకి దిగి 1960 రూపాయలకు కొనాలి। అందుకే కనీస మద్దతు ధర విధానం వచ్చింది। నువ్వు కొనానంటే నువ్వు మార్కెట్లో ఉండే మిల్లర్స్ దళారులు। कांग्रेस पार्टी ने इतवार के रोज तेलंगाना हुकूमत से मुतालबा किया कि वो कोविड-19 की वजह से होने वाली अमवात पर एक वाइट पेपर जारी करे जिसमें मुतासरीन के अहले खाना को मुआवजा अदा करने की तफसीलात भी शामिल हों। हैदराबाद सिटी कांग्रेस के अखिलती डिपार्टमेंट के चेयरमैन समीर वलीउल्लाह ने एक सहाफती बयान में इल्जाम लगाया कि टीआरएस हुकूमत ने कोरोना वायरस की वजह से होने वाली अमवात के आदाद-ओ-शुमार को छुपाया है। सरकारी आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 25 दिसंबर 2021 तक जुमला 6,80,553 लोग इस वायरस से मुतासिर हुए थे और कुल 4,021 लोग अपनी जानों से हाथ धो बैठे थे। लेकिन अमवात की असल तादाद सरकारी आदाद-ओ-शुमार से बहुत ज्यादा है। रियासती हुकूमत ने मरकजी हुकूमत की तरफ से ऐलान करदा 50,000 रुपए की मुआवजे की अदायगी के लिए दरखास्तें वसूल करनी शुरू कर दी है। ताहम उसने तमाम खानदानों को आइडेंटिफाई करने की कोशिश नहीं की जिन्होंने कोविड की वजह से अपनों को खोया है। समीर वलीउल्लाह ने निशानदेही की कि हुक्काम सिर्फ अस्पतालों में होने वाली अमवात को मद्देनजर रखते हैं। कई ऐसे केसेस थे जिनमें मरीज अस्पताल जाते हुए यानी एम्बुलेंस में या दाखिले से इनकार की वजह से अस्पतालों के एंट्रेंस पर दम तोड़ गए। घर में या दूर दराज देहातों में होने वाली बहुत सी अमवात को भी रिकॉर्ड नहीं किया गया। बहुत से मामलात में अस्पताल के हुक्काम ने डेथ सर्टिफिकेट में कोविड को कॉज ऑफ डेथ नहीं बताया। इसके बजाय उन्होंने मौत की वजह पल्मोनरी अरेस्ट या पल्मोनरी कार्डियक अरेस्ट का जिक्र किया। उन्होंने मुतालबा किया कि रियासती हुकूमत को कोविड से होने वाली सभी अमवात को शामिल करने के लिए नए गाइडलाइंस जारी करने चाहिए ताकि सभी मुतासरा खानदानों की मदद की जा सके। काबिल एतमाद ज़राए का हवाला देते हुए कांग्रेस लीडर ने कहा कि अब तक तकरीबन 7,000 खानदानों ने कोविड से होने वाली अमवात की वजह से मुआवजे के लिए दरखास्त दी है। हालांकि सरकारी तौर पर मरने वालों की तादाद 4,021 है। उन्होंने कहा कि कोई भी खानदान अपने प्यारों की मौत के बारे में झूठ क्यों बोलेगा। रियासती हुकूमत को उन तमाम खानदानों पर भरोसा करना चाहिए और इंसानी बुनियादों पर उनकी दरखास्तों पर गौर करना चाहिए। उनमें से ज़्यादातर के पास हुक्काम की तरफ से मांगे गए दस्तावेजात नहीं हो सकते ताकि ये साबित हो सके कि उनके रिश्तेदारों की मौत कोविड-19 की वजह से हुई। उन दरखास्तों को फेस वैल्यू पर मुस्तरद करने के बजाय रियासती हुकूमत को उन हालात को मद्देनजर रखते हुए कबूल करना चाहिए जो मौत के वक्त मौजूद थे। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत वबाई मर्ज से निपटने और मुतासर अफराद और उनके अहले खाना की मदद के लिए खर्च की गई रकम की तफसीलात को
डिस्क्लोज करे, जाहिर करे और कोविड की सूरत हाल पर एक वाइट पेपर जारी करे। बहुत से मरीज जो कोविड से सेहतयाब हुए हैं उन्हें अब भी सेहत की कुछ पेचीदगियों का सामना है। उनमें से ज़्यादातर अखराजात बर्दाश्त करने से कासिर हैं क्योंकि वो इलाज के लिए अपनी पूरी सेविंग्स खो चुके हैं। इसलिए रियासती हुकूमत को चाहिए कि उन खानदानों की मदद के लिए एक इमदादी पैकेज का ऐलान करें। कोविड और लॉकडाउन के दौरान जिनकी रोजी रोटी चली गई है उनकी मदद के लिए भी रियासती हुकूमत आगे आए। बीजेपी के रियासती सदर बंडी संजय ने कहा कि बेरोजगारी के मसले पर कल से उनकी जानिब से शुरू की जाने वाली भूख हड़ताल से खायफ होकर टीआरएस हुकूमत ने सियासी इज्तिमा और दीगर सियासी सरगर्मियों पर पाबंदी आयद की है। इसके बावजूद वो अपनी भूख हड़ताल इंदिरा पार्क के बजाय बीजेपी के रियासती दफ्तर नामपल्ली में शुरू करेंगे। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए बंडी संजय ने कहा कि उनकी भूख हड़ताल को रोकने के लिए हुकूमत ने पाबंदियों से मुतालिक जियो जारी किया, ताहम वो हुकूमत की पाबंदियों से अपनी भूख हड़ताल को मुलतवी नहीं करेंगे बल्कि पार्टी के दफ्तर में जारी रखेंगे। उन्होंने पार्टी कायदीन और कारकुनों से अपील की कि वो भारी तादाद में शिरकत करते हुए उनकी भूख हड़ताल को कामयाब बनाएं। उन्होंने बेरोजगार नौजवानों से भी ख्वाहिश की कि वो इस भूख हड़ताल में हिस्सा लेते हुए हुकूमत पर दबाव डालने की कोशिश करें। हुजूराबाद असेंबली ज़मीनी इलेक्शन में ईटला राजेंद्र ने अपनी कामयाबी हासिल करने के बाद हुजूराबाद में अपने कैंप ऑफिस का दोबारा आगाज किया। इस सिलसिले में आज खुसूसी पूजा का एहतमाम किया गया। इस मौके पर बीजेपी रुकन असेंबली ईटला राजेंद्र के अफराद खानदान के अलावा कई बीजेपी कायदीन मौजूद थे। वाज़ेह है कि वज़ीर आला चंद्रशेखर राव ने ईटला राजेंद्र पर अराजियात की बदउनवानियों का इल्ज़ाम आयद करते हुए उन्हें काबीना से बरतरफ कर दिया था। उसके बाद राजेंद्र ने असेंबली की सीट से इस्तीफा दिया और फिर वहां ज़मीनी इंतखाबात में कामयाबी हासिल की। స్వామి ఎంతది కాదు స్వామి పట్టు గారు వెనకకి రాదు యావత్ తెలంగాణ ప్రజలు ధర్మాన్ని న్యాయాన్ని కాంక్షించేటువంటి అనేక వర్గాల ప్రజలు మొక్కులు చెల్లించడం జరిగింది. ఏ గ్రామానికి ఆ గ్రామం వాళ్ళ కుల దేవతలకి వాళ్ళు నమ్ముకున్న గ్రామదేవతలకి మొక్కులు చెల్లించింది. ఈరోజు ఆ మొక్కులో భాగంగానే కొమరవెల్లి మల్లికార్జున స్వామి వారికి మొక్కులు చెల్లించి వచ్చే ఎన్నికల్లో భారతీయ జనతా పార్టీ తెలంగాణ గడ్డ మీద జెండా ఎగురవేసి అధికారాన్ని కైవసం చేసుకునే బాధ్యత కలిగించాలని మొక్కులు చెల్లించడం. భారతీయ జనతా పార్టీ ఈ రాష్ట్రంలో అధికారంకి వచ్చిన తర్వాత తప్పకుండా అన్ని దేవాలయాలను ఎట్లయితే గొప్పగా తీర్చిదిద్దాలని చెప్పి అనుకుంటా ఉన్నాము. అదేవిధంగా మల్లికార్జున స్వామి దేవాలయాన్ని కూడా కొమరవెల్లి మల్లికార్జున స్వామి దేవాలయాన్ని కూడా గొప్పగా అభివృద్ధి చేస్తామని చెప్పి ఈరోజు తెలియజేస్తా ఉన్నాం. మల్లికార్జున స్వామి వారిని ధర్మాన్ని న్యాయాన్ని కాపాడడంలో ప్రజలకు చేయూతనివ్వడంలో అండగా ఉండడంలో రాష్ట్రాన్ని సలహా చూడడంలో వారి ఆశీస్సులు కావాలని వారి అనుగ్రహం కావాలని చెప్పి మొక్కు చెల్లించారు. वजीर आईटी केटी रामाराव ने सदर रियासती बीजेपी बंडी संजय के नाम खुला मकतूब लिखते हुए कहा कि बंडी संजय को तेलंगाना में बेरोजगारी के मसले को लेकर दीक्षा करने पर शर्म क्यों महसूस नहीं हो रही है, क्योंकि रियासती हुकूमत वजीर आला चंद्रशेखर राव की क़यादत में गुज़िश्ता 7 सालों के दौरान 1,33,000 नौजवानों को मुलाजिमतें फराहम करने के इक़दाम किए।
केटीआर ने बीजेपी कायदीन से इस बात की वजाहत चाही कि मरकज की बीजेपी हुकूमत मुल्क के बेरोजगार नौजवानों को रोजगार से मरबूत करने के लिए क्या इकदाम कर रही है। मुल्क के नौजवानों को हर साल 2 करोड़ मुलाजिमतें फराहम करने के वादे पर किस हद तक अमल किया गया और 7 साल के अरसे में कितने करोड़ नौजवानों को मुलाजिमतें फराहम की गई, उसकी वजाहत करें। केटीआर ने इस बात का भी मुतालबा किया कि बीजेपी से इख्तियार वाली रियासतों में कितनी मुलाजिमतें फराहम की गई, उसकी तफसीलात पर मबनी व्हाइट पेपर जारी करे। केटीआर ने बताया कि मुल्क भर में गुज़िश्ता 7 साल के दौरान बीजेपी दौर इख्तियार में बेरोजगारी में जिस तेजी के साथ इजाफा हुआ वो गुज़िश्ता 40 सालों में सबसे ज्यादा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी इस बात की भी वजाहत करे कि बड़े नोटों की मनसूखी और जीएसटी लागू करने के बाद मुल्क के नौजवानों को क्या फायदा हासिल हुआ। वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी केटी रामाराव अपने अहले खाना के साथ गोवा के टूर पर गए हुए हैं। इस मौके पर उन्होंने गोवा में सड़क किनारे शॉपिंग की। वजीर केटीआर जो अपनी बेटी की सालगिरह के मौके पर गोवा के दौरे पर गए थे, उन्होंने अपने खानदान के साथ मकामी बाजार में खरीदारी की। उन्होंने वहां खरीदारी करते हुए अपनी तस्वीर के साथ छोटे ताजिरों के साथ सेल्फियां ली और उन्हें सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। वजीर केटीआर के जरिए शेयर की गई तस्वीर अब सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है। रियासत तेलंगाना के कई मकामात पर कोहर की घनी चादर देखी जा रही है। हैदराबाद विजयवाड़ा नेशनल हाईवे 65 पर कोहर की बड़ी चादर नजर आ रही है। रियासत के चोटुप्पल, चिटियाल, नलगुंडा, सूर्यापेट, भोनगिर में कोहर की वजह से गाड़ी सवारों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। कोहर की वजह से गाड़ी सवार अपनी गाड़ियों की लाइट्स खोलकर गाड़ियों को चलाने पर मजबूर हो गए हैं। आदिलाबाद के एजेंसी इलाकों और जंगलात से मुतसिल आबादियों में सर्दी की शदीद लहर देखी जा रही है। अवाम गर्म कपड़ों जैसे स्वेटर्स, टोपियों और मफलर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। चाय खानों पर अवाम का हुजूम देखा जा रहा है। सुबह और शाम के औकात में रियासत के बेशतर मकामात पर लोग आग तापते नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ सुबह के औकात में चहलकदमी के लिए जाने वाले अफराद और किसान अपने मामूल के शेड्यूल के बरखिलाफ ताखीर से अपने कामों और सरगर्मियों के लिए रवाना हो रहे हैं। फुटपाथ पर सोने वाले अफराद को भी सर्दी की वजह से काफ़ी मुश्किल सूरत हाल का सामना है। रियासत में सर्दी की शदीद लहर जारी है। ऐसे में लोग गर्म कपड़ों की खरीदारी के साथ ही हीटर्स वगैरह का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके अलावा सर्दी से महफूज रहने के लिए दीगर इंतजामात भी किए जा रहे हैं। लेकिन आपने कभी सोचा कि इस शदीद सर्दी में रियासत के हॉस्टल्स में ज़ेर तालीम तुलबा का क्या हाल हो रहा होगा। मौसम सरमा की आमद से कबल तुलबा में ब्लैंकेट्स और कारपेट्स की मुनासिब सरबराही ना किए जाने और खिड़की दरवाजों के अलावा गीजर वगैरह की मरम्मत न किए जाने के बायस उन हॉस्टल्स में घर वालों से दूर रहकर तालीम हासिल करने वाले तुलबा का बुरा हाल है। बाज़ हॉस्टल्स में खिड़कियों के शीशे टूटे हुए हैं और दरवाजों के टूट जाने या ठीक तौर पर बंद ना होने की वजह से तुलबा को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। सर्द हवा के झोंके हॉस्टल के कमरों में दाखिल हो रहे हैं, जिसकी वजह से तुलबा की रात की नींद ठीक तौर पर नहीं हो पा रही है। बाज़ तुलबा ने बताया कि वो टूटी हुई खिड़कियों को अपने पास मौजूद बेडशीट या तौलिए से बंद कर रहे हैं ताकि सर्द हवा अंदर दाखिल ना हो, लेकिन इंतजाम नाकाफी साबित हो रहा है। बाज़ हॉस्टल के तुलबा का कहना है कि उन्हें मौसम सरमा की आमद से कबल जो ब्लैंकेट्स वगैरह दिए गए थे वो काफ़ी पतले हैं और मौसम की सख्ती का मुकाबला करने के काबिल नहीं है। कई हॉस्टल से ये शिकायत मिली है कि ब्लैंकेट्स फराहम करने के बावजूद ताहाल तुलबा में उनकी तकसीम अमल में नहीं आई। कामारेड्डी जिला मुस्तकर के एससी बॉयज हॉस्टल में वेंटिलेटर से हवा के सर्द झोंके आ रहे हैं, जिससे महफूज रहने के लिए वहां कार्टून्स के टुकड़े करके उसके टुकड़े लगाए गए। जिले करीमनगर के वीनावंका के एससी हॉस्टल की खिड़कियों के शीशे ना होने की वजह से तुलबा तौलिया लगाकर हवा को अंदर दाखिल होने से रोकने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। तीमापुर मंडल के रामकृष्णा कॉलोनी में वाक़ महात्मा ज्योतिबा फुले बॉयज हॉस्टल में ब्लैंकेट्स ना दिए जाने की वजह से बच्चे सर्दी में ठिठर कर रात गुजारने पर मजबूर हैं। पेद्दापल्ली जिले कालू के श्रीरामपुर मंडल के कस्तूरबा स्कूल में तुलबा को बेड्स की मुनासिब सहूलत नहीं है, जिसकी वजह से वो फर्श पर चादर बिछाकर सोने पर मजबूर हैं। रियासत के कई अजला के हॉस्टल्स की यही सूरत हाल है। मजमूई तौर पर यह कहा जा सकता है कि गाँव और हॉस्टल्स के नाम अलग अलग हैं, लेकिन मसला हर जगह एक ही है कि सर्दी से महफूज रहने के लिए कोई माकूल इंतजाम नहीं किए जा रहे हैं। सर्दी से महफूज रहने के लिए इंतजाम में लापरवाही के बाद अब बात करते हैं बच्चों के लिए मौसम सरमा में इस्तेमाल किए जाने वाले पानी की।
सर्दी की लहर में शिद्दत के सबब दिन के औकात में भी नलों से ठंडा पानी आ रहा है और लोग गर्म पानी के इस्तेमाल को तरजीह दे रहे हैं। ऐसे में कई हॉस्टल्स ऐसे हैं जहां सोलर हीटर्स और गीजर की सहूलत फराहम है, लेकिन वो काम नहीं कर रहे हैं। उनके रिपेयर के लिए जिम्मेदारों की जानिब से किसी भी तरह का इंतजाम न करने की वजह से बच्चे इतनी सर्दी में सुबह ठंडा पानी नहाने पर मजबूर हैं। तुलबा सुबह के औकात में नहाने के लिए बाल्टी में पानी भरकर बिल्डिंग के ऊपर कुछ देर धूप में उसे रखकर थोड़ी सी गर्मी आने के बाद उस पानी को नहाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। रियासत में 873 SC, 136 ST, 697 BC हॉस्टल्स में 1,40,618 तुलबा ज़ेरे तालीम है। इसके अलावा 326 ST रेसिडेंशियल स्कूल में 87,933 तुलबा तालीम हासिल कर रहे हैं। उन तमाम के साथ साथ 268 SC, 180 ST, 281 BC और 192 माइनॉरिटी गुरुकुल्स में करीब 4.5 लाख तुलबा रहते हुए पढ़ रहे हैं। बताया जा रहा है कि उनमें से कई इदारे खदीम इमारतों में हैं। 665 गुरुकुल किराए की इमारतों में, जहां मुनासिब सहूलियात की अदम सरबराही के बाइस मुश्किलात का सामना करने वाले तुलबा को अब ओहदेदारों की लापरवाही के सबब मौसम की सख्ती की मार झेलनी पड़ रही है। मौसम का यह हाल है कि शुमाल मशरकी सिम से चलने वाली हवाओं की वजह से दर्जे हरारत में हद दर्जा गिरावट देखी जा रही है। रात के अलावा दिन में भी अकल तरीन दर्जे हरारत मामूल से बहुत कम रिकॉर्ड किया जा रहा है। सर्दी ने पिछले 10 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। सर्दी की शिद्दत बड़े ही बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, तो अंदाजा लगाइए कि दरख्शा मुस्तकबिल की उम्मीद के लिए उन हॉस्टल्स में ज़ेरे तालीम मासूम बच्चों का क्या हाल हो रहा होगा। उन बच्चों की यह हालत है कि ये ना तो वहां रह सकते हैं और ना ही वहां से कहीं जा सकते हैं। तेलंगाना में ओमिक्रॉन वायरस के मजीद 3 मामला दर्ज हुए हैं, जिसके बाद रियासत भर में कोरोना की नई शक्ल ओमिक्रॉन से मुतासिर होने वालों की तादाद 44 हो गई है। ओमिक्रॉन से 3 मुतासिर अफराद में 2 अफराद का ताल्लुक बैरून मुल्क से आने वालों का है, जबकि एक का ताल्लुक उनसे मुलाकात करने वाले का है। महकमा सेहत की जानिब से जारी करदा हेल्थ बुलेटिन के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान रियासत भर में 20,576 अफराद के कोरोना के टेस्ट किए गए, जिनमें 109 मुस्बित पाए गए। इसके बाद रियासत भर में अब तक कोरोना से मुतासिर होने वालों की मजमूई तादाद 6,80,662 हो गई है। टीआरएस के एमपी रंजीत रेड्डी ने हफ्ते को कोरोना वायरस का मुस्बित उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट के जरिए बताया कि वो कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं और उन्होंने उनके रास्ते में आने वाले सभी लोगों से अपील की है कि वो अपना भी टेस्ट करवाएं और एहतियात बरतने की उन्होंने अपील की। वहीं रियासती वजीर अरवली दयाकर राव ने भी खुद के कोरोना पॉजिटिव होने की जानकारी दी और कहा कि वो क्वारंटाइन में हैं और फिलहाल उनकी तबीयत ठीक है। हालांकि उन्होंने लोगों से उनकी सेहत के लिए दुआओं की अपील की। तेलंगाना के जिले मुल्क में 2 जवानों के दरमियान फायरिंग का तबादला अमल में। पुलिस स्टेशन के हाथ में हुई इस फायरिंग में एक नौजवान की मौत हो गई, जबकि दूसरा जख्मी हो गया। जराये के मुताबिक सीआरपीएफ बटालियन के सब इंस्पेक्टर उमेश, 39 साल चंद्रा और मेस इंचार्ज कांस्टेबल स्टीफन के दरमियान नाश्ता बनाने के मसले पर बहस हुई, जिसके बाद भरमी के आलम में दोनों ने एक दूसरे पर फायरिंग कर दी। फायरिंग में बिहार से ताल्लुक रखने वाले उमेश चंद्रा की मौत हो गई, जबकि तमिलनाडु का स्टीफन जख्मी हो गया। जख्मी को इलाज के लिए ईटूनागरम के हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। साइबराबाद ट्रैफिक पुलिस ने सड़क पर रॉन्ग रूट इख्तियार करने को नुकसान वाला करार दिया। साइबराबाद ट्रैफिक पुलिस के ट्विटर अकाउंट से किए गए पोस्ट में कहा गया है कि रॉन्ग रूट इख्तियार करने पर यह हादसा पेश आया। यह हादसा 22 दिसंबर को पेश आया था। इस 31 सेकंड के मुख्तसर वीडियो में सीसीटीवी कैमरे से कैद हुआ है। इसमें दिखाया गया कि हैदरनगर यूटर्न कुकटपल्ली हाउसिंग बोर्ड इलाके में एक ऑटो रॉन्ग साइड में दाखिल हो गया, जिसके नतीजे में एक बाइक सवार का ऑटो से तसादुम हो गया। इस हादसे में बाइक सवार और उसके पीछे बैठा शख्स जख्मी हो गए। इस वीडियो को अब तक कई अफराद ने देखा है। तेलंगाना के जिले रंगारेड्डी के केशमपेट में तेंदुए की हलचल देखी गई। इसके पंजों के निशानात मुख्तलिफ मकामात पर पाए गए, जिसके नतीजे में मकामी अवाम में तशवीश की लहर दौड़ गई। फिक्रमंद अवाम ने इस बात की इतला महकमे जंगलात के अहदेदारों को दी, ताहम मकामी अफराद ने इल्ज़ाम लगाया कि महकमे जंगलात के अहदेदारों ने उनकी शिकायत को नज़रअंदाज कर दिया। उनका कहना है कि उन पर तेंदुआ कब हमला करेगा उसकी
उसका खौफ उनके दिलों में है और वो रात के औकात में भी अपने घरों से बाहर निकलने से गुरेज कर रहे हैं। इन मकामी अफराद ने कहा कि इस तेंदुए ने उनके मवेशियों पर हमला किया। नाज़रीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए INN चैनल।